नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों पिछले क्लास में हमने ई बुक पैरासीटामोल 500 जो टुडे एग्जाम का अपना ई बुक है उनका रिवीजन कर लिए थे, जिसमें पेज नंबर हमने 180 से 215 तक का रिवीजन किया था। आज उससे 20 पेज आगे यानी 215 से 235 तक के जो है बेतरतीब 75 प्रश्नों को देखेंगे। और अगर इसके 6 टाइम मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट दे दिया तो 75 दूना का 150, 150 तिया 450 और 75। यहाँ पे आपने 550 के करीब जीके जीएस की चर्च सुनेंगे, याद करेंगे, रिवाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। जिन भाई बंधु के पास 40 से 45 मिनट ना हो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है जब टाइम हो जाए तभी वीडियो को देखिए। मेरा वीडियो आप किस पॉइंट पे स्किप कर देंगे, हो सकता है कि अगले सेकंड वाली बात आपके एग्जाम में छप जाए। मैं वो टीचर हूँ नहीं, एक्चुअली मैं टीचर हूँ ही नहीं कि मैं जो है पढ़ाऊँ कम और दुनिया जहाँ ज़्यादा करूँ। मैं सिर्फ पढ़ाने के लिए आया हूँ और सिर्फ आपको सफलता दिलाने के लिए ही दिन रात प्रयासरत हूँ, जो भी मेरे पास टाइम होते हैं अपने काम और अपने घर परिवार देखने के बाद। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। अगर आपका टुडे एग्जाम का कोई सा भी कंटेंट चाहिए है ना, जो ई बुक पीडीएफ आपका कौन कौन सा है, बीएसएससी के लिए पीडीएफ है, रेलवे के लिए भी है, इसके अलावा आपका कौन सा भैया है ना, एसएससी एमटीएस के लिए रनिंग में 30 सीरीज चल रही है, ई बुक पहले से अवेलेबल है जो एसएससी के लिए बेस्ट है, आप ले सकते हैं। ये मोबाइल नंबर है या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक को क्लिक करके भी आप व्हाट्सएप के जरिए एक छोटू सा पे करके ले सकते हैं। और ये छोटू सा पे जो है आपकी किसी भी पेड क्लास से है ना, मैं कहता हूं ना अच्छा होते आया है, होगा और होता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। एक एक फैक्ट को ध्यान से सुनना भाई, चलिए है ना। इससे पहले आधे सेकंड का समय ले लेता हूँ, नहीं जब बाद में बता दूंगा। चलिए, मेघालय के बेहदिनी खलम नृत्य त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? सबसे पहले आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि ये बेहदिनी खलम नृत्य या त्योहार किस राज्य से संबंधित है, तो आप क्या कहोगे गुरुजी? तो आप कहना कि ये जो है मेघालय से संबंधित है और ये फसल से संबंधित त्योहार है। फसल की जो बुआई होती है उसी के समय में मनाया जाता है। एक सेकेंड, हेलो हेलो हेलो, हाँ, तो ये बेहदनी खलम जो त्यौहार है ये फसल से संबंधित है और ये जुलाई महीने के आसपास मनाया जाता है। तो ये कौन से जनजाति के द्वारा साहब? तो जयंतिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, मेघालय जो है यहाँ पे गारो खासी जयंतिया ये पर्वत भी होता है, पर्वतमाला भी है और आपका जो है क्या है भाई, जनजाति भी है। कौन कौन सा मैंने बताया? गारो खासी जयंतिया, तो ये ध्यान रखेंगे, गारो खासी जयंतिया, ये तीनों को ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे कोई कहे कि सबसे ज़्यादा वर्षा जो मासिन राम में होता है, मासिन राम भी आपका मेघालय में भी है जो दुनिया में सबसे अधिक वर्षा को प्राप्त करता है, तो ये खासी क्षेत्र में पड़ेगा। ठीक है भाई, इतनी बात ध्यान रखना। इसके अलावा मेघालय में एक गारो जनजाति का त्यौहार होता है, उसका क्या नाम है? गारो जनजाति का रोंगचुआ त्यौहार है ना। क्या होता है भाई? रोंगचुआ त्यौहार होता है, ये गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। मेघालय में एगो और त्योहार होता है जिसका नाम है नोंगक्रेम। क्या नाम है? नोंगक्रेम। मैंने एक चीज और बताया है कि नोंगक्रेम त्योहार है मेघालय के अंदर, और नोकरेक जो है आरक्षित क्षेत्र है। ये दोनों में प्रोनाउंस काफी कम मतलब अंतर है, दोनों में जैसे लगता है कि सेम ही है। तो नोंगक्रेम है नृत्य या त्योहार और नोकरेक जो है आरक्षित क्षेत्र है, दोनों मेघालय में है। तो नोंगक्रेम जो त्योहार है या नृत्य है ये आपका जनजाति, इसमें खासी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे आपने कितना चीज सीखा? मेघालय में बेहदनी खलम त्योहार होता है जो आपका जयंतिया समुदाय मनाते हैं। मेघालय में 3 मेजर कैटेगरी का जनजाति पाए जाते हैं, गारो खासी जयंतिया जो पर्वतमाला भी है। सबसे अधिक वर्षा मासिनराम में होती है, मासिनराम खासी पहाड़ी के अंतर्गत आ जाएगी। मेघालय में नोंगक्रेम त्योहार भी होता है और नोकरेक आरक्षित क्षेत्र भी है। नोंगक्रेम त्योहार जो है ये खासी समुदाय के लोग मनाते हैं। मेघालय में रोंगचुआ एक त्योहार होता है जो गारो जाति के लोग मनाते हैं। चलते हैं आगे। 2016 में स्थापित भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा था? तो 2016 में स्थापित भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम है जनाब कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक जालंधर। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखेंगे, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक जालंधर। वर्तमान में आप स्मॉल फाइनेंस जो है उत्कर्ष को जानते हैं, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन
उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, है ना। इसके अलावा अगर आप और भी अगर इक्विटास होता है, ये भी आपका जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक के उदाहरण है। इसके अलावा भी कई सारे बातें हैं, है ना। हाँ, इसके अलावा जो है जो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होता है, जो MFI कंपनियां होता है, उनको रेगुलेट कौन करते हैं, तो RBI करते हैं। ये किन्हें लोन देता है, तो जिन परिवार की वार्षिक आय जो है कम होती है उन्हें लोन देते हैं, ठीक है। कौन जो है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट या MFI कंपनियां या स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। ये सब ध्यान रखना है, आपका काम आएगा। इसके अलावा नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार, है ना, 2021 के अनुसार सबसे कम गरीब राज्य कौन सा है, तो सबसे कम गरीब राज्य आपका केरल हो जाएगा, सबसे कम गरीब राज्य गोवा भी हो जाएगा, सबसे कम गरीब राज्य इन्होंने सिक्किम को भी बताया है, और सबसे अधिक गरीब राज्य इसी MPI इंडेक्स 2021 के अनुसार बात करें तो सबसे अधिक गरीब राज्य जो है ये बिहार को बताया गया था सर, ध्यान रखेंगे। जनगणना 2011 से भी ये चीज कॉमन है कि सबसे अधिक गरीब राज्य जो है ये आपका बिहार ही है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा बिहार से 2011 जनगणना में और भी कॉमन है कि भाई लिटरेसी रेट जो है ये सबसे मिनिमम है बिहार का, है ना। इसके अलावा महिला लिटरेसी रेट कहिए या फिर मेल लिटरेसी रेट कहिए, ये भी पार्टिकुलर दोनों अलग अलग भी पूछे तो बिहार का ही सबसे न्यूनतम है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे, है ना। इनके अलावा नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा चर्च करना जरूरी है सर। नीति आयोग जो है 2015 में स्टैब्लिश्ड हुए थे, योजना आयोग के जगह पे आए थे। योजना आयोग अपने आप में 1950 में बने थे, है ना। इसके अलावा योजना आयोग ने 12 पंचवर्षीय योजना बनाया। अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक का अवधि में था, लेकिन बीच में टर्मिनेट कर दिया गया है ना। इसके अलावा जो है अब नीति आयोग, अब योजना इंडिया में नहीं बनते हैं। नीति आयोग के और भी है कि जो गरीबी का आकलन होता है इनके टास्क फोर्स के मदद से करी जाती है ना। अगला जो प्रश्न है कि गुरु पर्व का जो त्यौहार है ये किस सिख गुरु के जो है याद करके मनाए जाते हैं, तो गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक भी हैं। क्या है भाई, संस्थापक भी हैं सिख धर्म के। और अंतिम या 10वें गुरु अगर आप कहें तो कौन है, गुरु गोविंद सिंह साहब, है ना। गुरु गोविंद सिंह साहब जो हैं ये सिख धर्म के अंतिम या 10वें गुरु हुए, है ना। सबसे पॉपुलर गुरु गोविंद सिंह को ही हम जानते हैं, संस्थापक गुरु नानक साहब को जानते हैं। गुरु नानक साहब जो है इनके जन्मदिन पे गुरु पर्व का त्यौहार मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह साहब 1699 में जो खालसा पंथ की स्थापना किए थे, तो इसी खालसा पंथ की स्थापना की उपलक्ष्य में जो है हम बैसाखी का त्यौहार मनाते हैं सर। तो ये बात ध्यान रखेंगे। सिख धर्म में और भी त्यौहार आएंगे, तो लोहड़ी आप मकर संक्रांति पे मना लेते हो, बैसाखी सिख धर्म का नववर्ष त्यौहार होगा, याद ध्यान रखना भैया, है ना। इसके अलावा कल ही या परसों बताए थे कि भाई मिंजर मेला और पिंजौर मेला, तो मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश में है और पिंजौर मेला हरियाणा में लगती है, ठीक है। होला मोहल्ला का जो होला मोहल्ला फेस्टिवल जो होता है ये पंजाब में लगता है, अर्थात यह भी सिख धर्म से कहीं ना कहीं संबंधित है, जो होली के बाद लगती है, ठीक है भाई। तो ये सब ध्यान रख लेंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि भाई स्वर्ण मंदिर का निर्माण कौन किए थे, तो स्वर्ण मंदिर का देखिए निर्माण की जो है ना 2 चरण है। स्वर्ण मंदिर की निर्माण की अगर नींव की बात करती है कि भाई सबसे पहले विचार विमर्श या फिर नींव किसने रखा, तो गुरु रामदास साहब रखे थे, जो सिख धर्म के चतुर्थ गुरु थे। और बनाने का श्रेय जो है गुरु अर्जुन देव को दिया जाता है, जो कौन से गुरु हुए, 5th गुरु हुए। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। बाद बाकी गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव की जो हत्या वाला क्वेश्चन आता है मुगल वंश के शासकों को रिलेट करके, ये तो बहुत कॉमन है, आप जानते ही होंगे। चलिए शुरू आगे चलते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति भारत और किस देश के बीच, बांग्लादेश चर्च में है, और चर्च में है तो एग्जाम में चर्च का विषय बनेगा। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आएगा सर आने वाले समय में, तो सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि भाई बांग्लादेश में जो है हिंदू समुदाय जो है वहाँ पे अल्पसंख्यक में गिनती होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो जो है ये बांग्लादेश जो है इस्लाम बहुल क्षेत्र है, तो अल्पसंख्यक है तो हिंदू का परसेंटेज कितना है, तो
8% बताना सर, 8 से 8.5% के बीच में जो भी रहे, है ना, आपको बताना है, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा तो कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये देश की आंतरिक बात नहीं है, ये तो अपन जो है किसी ऑथेंटिक चीज़ से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो 8 से 8.5 जो है % यहाँ पे हिंदू निवास करते हैं। कहाँ पे? बांग्लादेश में। बांग्लादेश का गठन कब हुआ था सर जी? तो 1971 ईस्वी के दौरान हुआ था, है ना। जो एसेसिनेशन के शिकार हुए थे कौन थे? शेख मुजिबुर रहमान, है ना, जो शेख हसीना से के जो है रिलेटिव। इनके अलावा वर्तमान आखिरी प्रधानमंत्री अभी कह सकते हैं शेख हसीना। और शेख हसीना से एक और क्वेश्चन बना था कि किसी भी कंट्री में सबसे अधिक दिन तक महिला प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देने वाली शेख हसीना ही थे। और दुनिया में सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री श्री मावो भंडार नाइके बनी थी, जो श्रीलंका में बनी थी। श्री मावो भंडार नाइके, है ना, श्री मावो भंडार नाइके, ये श्रीलंका में बनी थी पहली महिला प्रधानमंत्री। शेख हसीना सबसे अधिक दिन तक महिला प्रधानमंत्री रहने वाली बांग्लादेश की। ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बांग्लादेश में चटगांव याद होगा ना, सूर्य सेन वाला चटगांव शस्त्रागार, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 3 बीघा कॉरिडोर आपको याद होना चाहिए। 3 बीघा कॉरिडोर किसे रिलेट करता है भाई? भारत और बांग्लादेश को। कोरोना के बाद कौन सा गाड़ी चलाया गया था? ट्रेन साहब, भारत और बांग्लादेश के बीच मिताली एक्सप्रेस चलाया गया था सर। इसके अलावा बांग्लादेश में सबसे प्रचलित नदी कौन सी है सर? जमुना नदी, जिसे इंडिया में आप ब्रह्मपुत्र नदी कहते हो जनाब। बांग्लादेश में पद्मा गंगा नदी को कहते हैं सर, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। बांग्लादेश तक फैला हुआ है अपना सर सुंदरबन डेल्टा, है ना, सुंदरबन डेल्टा। बांग्लादेश में बांग्ला भाषा बोले जाते हैं सर। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल जो है ये कटहल है। कटहल बांग्लादेश का भी है और श्रीलंका का भी राष्ट्रीय फल है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत आमार सोनार बांग्ला जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखे गए हैं। तो ये बांग्लादेश का कुछ टटोलापन है जो आपके एग्जाम में काम आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। संविधान की अनुसूची 12 में कितने विषय शामिल है? देखिए अनुसूची 12 में 18 विषय शामिल है। वहीं पे अनुसूची 11 की बात कर लें सर, तो अनुसूची 11 में अपना, है ना, 29 विषय शामिल है। जो आपका अनुसूची 12 है ये नगर निगम म्युनिसिपैलिटी से संबंधित है, और जो आपका अनुसूची 11 है ये आपका ग्राम पंचायत से संबंधित है। दोनों एक ही जगह याद रखेंगे। बहुत अच्छा याद करने के तरीके हैं कि भाग 9 जो है ये आपका ग्राम पंचायत से, और भाग 9 का ए जो है ये आपका नगर पालिका से है। तो एक कड़ी यहाँ भी आगे हैं। अनुसूची की बात करेंगे तो 11वीं अनुसूची जो है ये ग्राम पंचायत से है, और 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिका से है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल है, 12वीं अनुसूची में 18 विषय शामिल है। 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत से है, 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से है। ये सब चीज़ों को एक साथ कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। नगर पालिका में प्रधान कौन होता है सर जी? मेयर होता है, मेयर या महापौर कह सकते हैं। ग्राम पंचायत में आप मुखिया कह सकते हैं। चलते हैं आगे, है ना। इनके अलावा एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है सर जी? तो एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है, जिसे आप एसिटिक एसिड भी कहते हैं ना। एसिटिक एसिड को ही एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे एसिटिक एसिड को, ठीक है। इसके अलावा सिरका वगैरह के नाम आपने सुना होगा, इनमें पाया जाता है सिरका। इसके अलावा मोढेरा स्थित, अच्छा एक चीज़ और यहाँ से बता दूँ कि जो H2SO4 है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये तो सबसे पहले अकार्बनिक अम्ल है, क्योंकि इसमें कार्बन का कहीं नामो निशान नहीं है। इसके अलावा इसे आयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है, आयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। सल्फ्यूरिक अम्ल को रासायनिक राजा भी कहा जाता है, रासायनिक राजा भी कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा भीमदेव प्रथम ने करवाया था। मोढेरा में जो सूर्य मंदिर है राजा भीमदेव प्रथम बनवाए थे। तो राजा भीमदेव प्रथम किस वंश के होंगे सर? तो सोलंकी वंश के शासक होंगे, ठीक है। इनके अलावा जो मोढेरा है ये जगह का नाम है। यहाँ जो है सौर ऊर्जा से संचालित पहला इंडिया का गांव है। तो याद रखने में कितना अच्छा है, सूर्य मंदिर और सौर ऊर्जा। तो सूर्य का से ही सौर ऊर्जा प्राप्त होता है, तो सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम गांव मोढेरा है, और सूर्य मंदिर जो है मोढेरा में गुजरात में है। तो भीमदेव प्रथम सोलंकी वंश के शासक के द्वारा बनाया गया था। गुजरात से आपको और क्या क्वेश्चन आता है? पालीताना का जैन मंदिर, है ना। पालीताना का जैन मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। गिर नेशनल पार्क जो एशियाई शेर के लिए प्रचलित है, ये कहाँ पे है सर? तो ये भी गुजरात के
अंदर है। इसके अलावा कच्छ कहाँ पे है? कच्छ, जहाँ पे जंगली गधा का नेशनल पार्क है ना, है ना, इंडिया का सबसे बड़ा कुरंग कहा जाता है उसे, तो ये आपका कहाँ पे है? गुजरात में है। भुज कहाँ पे रहेगा सर जी? तो ये भी गुजरात के अंदर रहेगा। आपका जो है लोथल कहाँ पे? हड़प्पा कालीन स्थल सर गुजरात में रहेगा। लोथल के अलावा और कौन सा है भाई? धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पे है? धोलावीरा, धोलावीरा भी आपका गुजरात के अंदर है। वंसदा, वंसदा नेशनल पार्क कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा, जो दुनिया में इस समय सबसे ऊंची प्रतिमा है, कहाँ पे है? गुजरात में है, केवड़िया में है, नर्मदा के तट पे स्थित है। तो ये गुजरात के कुछ हमने यहाँ पे कर लिया है। सुदर्शन जो आपका ब्रिज है वो भी गुजरात के अंदर है। इसके अलावा आगरा के किला स्थित शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। और आगरा का किला का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। ये जो शीश महल है, ठीक है, ये जो शीश महल है आगरा में स्थित है, इसे मुगल कालीन हमाम की संज्ञा दी गई थी। देखिए हमाम साबुन भी होता है, लेकिन ये एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। शाहजहां को मुगल कालीन स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां का जो ओरिजिनल नाम हुआ कर रहा था खुर्रम, खुर्रम, जैसे कुरकुरा का प्रचार आता है ना, कुर्रम खुर्रम, वैसे इसका नाम है खुर्रम, ठीक है भाई। इसके अलावा शाहजहां गद्दी पे कब बैठे थे? तो 1627 में बैठे थे। और कब तक रहे थे? तो 1658 तक रहे थे। और यही 1658 में कौन आ गया था भाई? शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। किसे पटक कर? अपने भाई दारा शिकोह को पटक कर, ठीक है भाई। चलते हैं आगे। इसके अलावा भारत में दूसरी बार एशियाई खेल का आयोजन कब हुआ? तो जनाब क्वेश्चन उठता है कि पहली बार कब हुआ? तो 1951 में हुआ था। दूसरी बार 1982 में हुआ था। 1951 के जो एशियाई खेल हुए थे उसमें अपने को 11 खेल को शामिल किया गया था और ये शुरुआती इवेंट था। एशियन गेम की शुरुआत ही यहाँ से हुआ है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया इस बार एसएससी के द्वारा कि एशियाई गेम को और क्या कहते हैं? तो एशियाई गेम को और आप एशियाड कहते हो। क्या कहते हो? एशियाड कहते हो, ठीक है। जैसे ओलंपियाड भी होती है, लेकिन अपने को एशियाड याद रखना है। एशियन गेम को, जो आपका ब्रिटिश वाला गेम है, देखिए ना, कॉमनवेल्थ, उसे ब्रिटिश एम्पायर गेम कहते थे। जो आपका आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप है, पहले इसे युवा विश्व कप कहा जाता था। तो ये कुछ एक बातें जो हैं आपके एग्जाम में मेरी छोटी छोटी बड़े नंबर दिला देंगे जी। इसके अलावा जो पहले 1951 में आपका एशियाई गेम दिल्ली में हुआ था, उसमें भारत को ना 15 गोल्ड मिला था, 16 रजत और 20 ब्रॉन्ज मिला था। मैं सही हूँ तो एकदम सही है क्या ये? हाँ हाँ सही है जी, एकदम सही है, एकदम सही है, बूढ़ा नहीं हुआ मैं, एकदम सही है ये। इसके अलावा चलते हैं आगे। गोविंद जी डांस केंद्र विद्यालय किस नृत्य गुरु के द्वारा खोले गए थे? तो जो मणिपुरी नृत्य के गुरु हैं, है ना, गुरु विपिन सिंह के द्वारा खोले गए थे। देखिए मैंने मणिपुरी नृत्य से संबंधित कैरेक्टर को याद रखने की ट्रिक दिया हूँ कि भाई सिंह सर नेम, जैसे गुरु विपिन सिंह, गुरु अमली सिंह, आतम सिंह, नल कुमार सिंह, है ना, ये जो भी है, ये सोनरिक सिंह, गोपाल सिंह, ये सभी के सभी जो है आपका कहाँ पे आ जाते हैं? मणिपुरी में, यानी सिंह सरनेम एक चलेगा, एक आपका झावेरी बहन चलेगा, है ना, झावेरी, दर्शना, नैना, सुवर्णा, ये सब झावेरी। इसके अलावा जो कुछ लेडीज हैं जिनको आपको अलग से याद रखना होता है, चारू माथुर को याद रखना होता है, कलावती देवी को याद रखना होता है, बिंबावती देवी को याद रखना होता है, बिंबावती देवी को याद रखना होता है। तो ये सब जो है आपके मणिपुरी के कैरेक्टर हैं, सिंह, झावेरी और ये 3-4 देवियाँ। इनके अलावा जो मणिपुरी नृत्य है इसमें किसकी प्रसंग दर्शाए जाते हैं सर जी? तो मणिपुरी नृत्य में ना भगवान राधा कृष्ण की प्रेम प्रसंग को दर्शाया जाते हैं, ठीक है। मणिपुरी नृत्य में जो है आपका जो नर्तक होते हैं या नर्तकी होते हैं, क्योंकि इसमें पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं, तो जो नर्तक और नर्तकी होते हैं ना वो दर्शक से, है ना, नैना नहीं मिलाते हैं, यानी आंख नहीं मिलाते हैं। तो ये एक अलग विशेषता है इसकी सर जी। इसके अलावा यहाँ पे जो है कुछ और क्लास मतलब ये देख लेते हैं जो नृत्य गुरु के द्वारा स्थापित किया गया, जैसे कनक रेले के द्वारा, है ना, कनक रेले किस नृत्य से होंगे? मोहिनी अट्टम से। और इन्होंने क्या फाउंड किए थे? नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र, है ना, नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर नाम जरूर रखा गया
गया है, लेकिन ये कहाँ पे रहेंगे, तो ये मुंबई के अंदर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी नालंदा में कॉरिडोर का उद्घाटन जो है पीएम साहब ने हाल में ही किया है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। नालंदा विश्वविद्यालय के फाउंडर कुमार गुप्त प्रथम और ध्वस्त करने वाले बख्तियार खिलजी थे, ध्यान रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय में पठन पाठन करने हेतु जो चीनी यात्री आए थे उनका नाम हेनसांग था। चलते हैं आगे। इसके अलावा ये ई बुक का आप लुक देख रहे होंगे, क्या कुछ है इस नंबर पे आप ले सकते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कह दिया था, तो टाइम क्यों किल करना, सीधे आगे चलता हूँ। सतलज नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होती है ना, तो ये राकस ताल से होती है। सतलज नदी का जो उद्गम है ये किस ग्लेशियर से होती है, राकस ताल से। और सतलज नदी को, ठीक है, सतलज नदी को जो है वहाँ पे यानी तिब्बत मानसरोवर के पास राकस ताल है, तो वहाँ पे इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, लोंगचेन ख्वाम्बाव कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, लोंगचेन ख्वाम्बाव कहते हैं। याद रखिएगा, इसे डायरी है तो फटाफट लिखिए, है ना, इम्पोर्टेंट है। जैसे भाई ब्रह्मपुत्र को आप तिब्बत में क्या कह लेते हो, तो यहाँ पे आप ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहते हो, उसी प्रकार से इसे लोंगचेन ख्वाम्बाव कहता है। किसको भैया, सतलज को। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये भी तिब्बत से ही निकलता है, लेकिन ये चेमा ड्यूंग ग्लेशियर से निकलता है ना, चेमा ड्यूंग ग्लेशियर से निकलता है, तो इसे ध्यान रखेंगे। एगो और बच जाता है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों निकलता है, तो एगो सिंधु बच गया। सिंधु निकलता है आपका बोखार छू, है ना, बोखार छू या बोखार छू ग्लेशियर से निकलता है, तो इन्हें भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तीनों ग्लेशियर, तीनों नदी कहाँ से निकलेगा, मानसरोवर के पास तिब्बत से निकलते हैं। स्थानीय भाषा में इनके अलग अलग नाम है, आपको जो है अभी मैं बता दिया, लोंगचेन खम्बाब और आपका जो है सांगपो कहते हैं। यही सांगपो जब आपका अरुणाचल प्रदेश में इंडिया में एंट्री मारता है तो भाई देहांग हो जाता है। चलते हैं हम आगे। इससे पहले एक चीज़ थोड़ा सा क्लियर करूं मैं, एक बच्चे बार बार एक ही चीज़ कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरे CHSL में ना अच्छा मार्क नहीं आया है, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। सबसे पहले 100 बात की एक बात, 100% यही चीज़ है ज़िंदगी और कुछ नहीं है। आपको मोटिवेशन, आपको जो मोटिवेशन है आपसे ज़्यादा कोई नहीं दे सकता। फिर कहोगे आप सफल हो इसीलिए ज़्यादा बातें कर रहे हो, जी नहीं, मैंने इस चीज़ को फील किया है जी। मैंने अपनी पढ़ाई को कई बार ब्रेक किया अपने पढ़ाई के ज़माने में, है ना, वो मेरी शौक नहीं थी, कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं, है ना, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, ठीक है। और जब थोड़ी सी और बड़े हो जाऊंगा, मतलब ये चैनल थोड़ी सी बड़े हो जाए, तो मैं एक दिन ज़रूर बताऊंगा अपनी पूरी कहानी। और टेलीग्राम ग्रुप में भी बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे गांव के हैं और मुझे बचपन से मतलब पढ़ते से देखा हुआ है, वो सब जानते होंगे मेरे बारे में, ठीक है। तो मैं कुछ फेंकता नहीं और ज़िंदगी में मैंने कभी झूठ नहीं बोला जब तक होश संभाला हूँ, अभी आज भी नहीं बोलता हूँ, ठीक है, ना बोलूँगा शायद, ठीक है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप जो ये कहते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, तो खुद से पूछिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर मेरे से पूछे तो मैं बताता हूँ। देखिए CHSL एग्जाम चली गई तो ऐसा नहीं कि अब कोई और एग्जाम नहीं आएगा, ज़िंदगी में कुछ भी आखिरी नहीं है। आप सिविल सर्विस भी हो सकता है कि इधर की नौकरी न लगे, सिविल सर्विस लगे, बहुत सारे ऐसे केस मैंने देखा है गांव भर में मैंने, ठीक है। देखिए तो CHSL चली गई, अब इसमें पहले आपको देखना है कि आपका ओवरऑल एग्जाम खराब हुआ है कि भाई किसी सेक्शनल पार्ट में जो है कमी है। अगर सेक्शनल पार्ट में कमी है तो खुशी की बात है, उस सेक्शनल पार्ट पे अधिक टाइम दीजिए, आपका हो जाएगा। अगर ओवरऑल ख़राब हुआ है तो फिर बहुत दुख की बात है। यानी आप जो है, एक क्या होता है, देखिए एग्जाम में नौकरी किसे होती है, नौकरी किसे होती है, मान लीजिए यहाँ तक पहुँचने के लिए एग्जामिनर ने आपको टारगेट दिया है। जनरली बच्चे ना यहाँ तक पहुँच जाते हैं, जनरली मतलब जनरली क्या 70% बच्चे यहाँ तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। अब जो 30% है इसमें होड़ लगा है, कोई यहाँ पहुँच जा रहा है, कोई यहाँ पहुँच रहा है, कोई यहाँ पहुँच रहा है, कोई बिल्कुल टॉपे पे पहुँच जा रहा है, तो इसमें कंपटीशन होती है। बाद बाकी ये सब जो है भीड़ करने वाले होते हैं, ठीक है। तो आप अगर ओवरऑल आपका पूरा एग्जाम खराब है, मतलब आप यहाँ तक नहीं पहुँचे हो, ठीक है भाई, तो आपको सभी सेक्शन पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है, सभी सेक्शन पढ़ने की ज़रूरत है। बात कटु लग रहा होगा लेकिन जो सत्य है वही बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको जीके में स्पेशली प्रॉब्लम है तो एसएससी के लिए बताया हूँ, मेरा कंटेंट रामबाण है ना, रामबाण है, आप पढ़ के देखिए। और मैंने एग्जाम से पहले की जो स्टडी सबको बताता हूँ कि भाई मॉक टेस्ट रोज़ाना लगाएं। आपका अगर कॉन्फिडेंस लेवल कम है तो मॉक टेस्ट की क्वांटिटी बढ़ा दें, यानी 2 मॉक टेस्ट लगाएं कम से कम रोज़ाना, है ना। किसी सेक्शनल पार्ट में दिक्कत है तो सेक्शनल मॉक टेस्ट भी रहते हैं एप्लीकेशन के अंदर, मैं किसी की प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बाद बाकी जो टेक्स्ट बुक वगैरह हैं उसमें भी रहते हैं, ठीक है।
इसके अलावा जो करंट के लिए बात होती है तो या तो आप करंट की किसी जो है छमाही वाला वीडियो देख सकते हैं जैसे मैं भी बनाता हूं, या फिर एग्जाम से 1 महीना पहले जो 6-7 महीना ओल्ड एसपीडी की करंट अफेयर की बुक होती है उसके ऊपर झापर भी देख लिए ना तो काम हो जाता है, क्योंकि करंट अफेयर की क्वांटिटी 1 से 2 ही आ रहे हैं एग्जाम के अंदर। और क्या ही बताऊं, बाद बाकी आप फलाना ढिमका साहब उनके मोटिवेशन देख लिए, वो देख लिए, कोई काम का नहीं है। जब तक देखोगे तब तक आग लगेगी शरीर में, उसके बाद फिर ठंडा हो जाता है। इसीलिए मोटिवेशन जो है अंदर से लाइए कि हमें क्या करना है। अपनी परिस्थिति को जो नहीं समझ सका, मुझे लगता है वो शायद जो है पूर्ण नहीं है ना भैया। तो अपनी परिस्थिति के अनुसार जरूर अपने आप को समझे, है ना। कोई किसी का साथ नहीं देता पूरी जिंदगी भरे, भाई का तो देता ही नहीं है, तो आप दुनिया में और किससे आशा करते हो, ठीक है। तो 2-4 दिन रेस्ट करके फिर से स्टार्ट कीजिए जर्नी, सब कुछ बेहतर होगा। जहां पे आस्था रखते हैं आस्था बनाए रहिए किसी भी धर्म में, है ना। और अपनी जो है काम नित्य प्रति पूरा देने की कोशिश कीजिए, आपको बेहतर ही रिजल्ट होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया। चलिए शुरू करते हैं आगे, है ना। माफ़ी चाहता हूं अगर किसी को ये 2 मिनट मेरा बुरा लगा हो तो, क्योंकि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो हूं नहीं। सतलज नदी का उद्गम बता दिए थे। कूका आंदोलन के सूत्रधार कौन थे भैया? तो कूका आंदोलन के सूत्रधार जो हैं ये गुरु राम सिंह हैं और बालक सिंह हैं। ये पंजाब के अंदर होता है, ये जगह भी पूछता है और इनके जो है सूत्रधार का नाम भी पूछता है। एक मोपला विद्रोह पूछता है, इस भी पूछता है मोपला विद्रोह का। देखिए मोपला विद्रोह 1921 में लेटेस्ट वाली हुई थी, जो आपके कहाँ पे है, केरल में हुआ है। ये भी किसान से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो संथाल विद्रोह है ये पठार को रिलेट करके पूछता है। तो संथाल विद्रोह जो है ये छोटा नागपुर के पठार में हुआ था, जो झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल इत्यादि क्षेत्र को कवर करेगा। और इनके जो फाउंडर थे ये सिद्धू और कान्हू थे। और बात हो रही है 1855 की। उस समय अंग्रेज गवर्नर कौन रहेगा? रिपन रहेगा। वही रिपन जो है बाद में सिपाही विद्रोह में नायक बन गया, वायसराय बन के उभरा। गवर्नर जनरल का पोस्ट वायसराय में कन्वर्ट कर दिया गया था। इनके अलावा सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बने थे? 1756 में बने थे। सिराजुद्दौला आप कह सकते हो कि ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र शासक थे। सिराजुद्दौला जो है ये बक्सर का युद्ध, एक सेकेंड, पलासी का युद्ध 1757 में जो है पलासी के युद्ध में भाग लिए थे। रॉबर्ट क्लाइव के जो है रॉबर्ट क्लाइव के खिलाफ जो है भाग लिए थे, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव की विजय हुई थी, सिराजुद्दौला की हार हुई थी। दूसरी बात, एक इसी के कुछ दिन के बाद 1764 में बक्सर की युद्ध होती है, जिसमें आपका अंग्रेज हेक्टर मुनरो रहता है और इधर से अपना इंडिया में मुगल बादशाह का सेना, है ना। इसके अलावा अवध के नवाब के सेना और बंगाल के नवाब के सेना रहते हैं। तो ये 3 गुर्टी सेना और इधर मुनरो की सेना। कौन जीतते हैं? मुनरो। इसी के बाद 1765 में क्या होती है? इलाहाबाद की संधि होती है। किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव रहते हैं अंग्रेज के तरफ से, न कि मुनरो रहते हैं। तो ये बताना जरूरी है, नहीं तो बच्चे क्या समझेंगे 64 में मुनरो ने लड़ा तो फल भी मुनरो ही खाया होगा, क्योंकि जो संधि होती थी उस समय अंग्रेज के साथ में तो अंग्रेज के फायदा के लिए होती थी, ठीक है, मांडवली। इसके अलावा पश्चिम बंगाल तथा बिहार का राज्यसभा में कितनी सीट आरक्षित है? देखिए पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों के राज्यसभा में 16 गो सीट है, लेकिन जहां पश्चिम बंगाल का लोकसभा में 42 सीट है, वहीं बिहार का लोकसभा में 40 सीट है। ये पश्चिम बंगाल का ही मैं बार बार थोड़ा क्यों बताता हूँ, पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश हाई होने के कारण बताता हूँ। पश्चिम बंगाल जो है हमेशा कुछ न कुछ जो है चर्च में रहते हैं, ठीक है, जैसे अभी अंडर वाटर मेट्रो भी हुआ है। इसके अलावा पार्टी अलग है तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन वहां से आ जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जहां जहां पार्टी अलग सरकार है उस राज्य से क्वेश्चन ज्यादा आता है एग्जाम के अंदर, खास करके अगर वो पार्टी ने कोई योजना चला दिया है तो और सोने पे सुहागा हो जाता है, ठीक है भाई। तो ध्यान रखेंगे सबसे अधिक राज्यसभा में 31 सीट किसके हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। इसके अलावा लोकसभा में भी सबसे अधिक सीट किसके हैं? 80 सीट उत्तर प्रदेश के हैं। तो उत्तर प्रदेश दोनों मामले में जो है टॉप पे है, चाहे तो लोकसभा हो चाहे तो राज्यसभा हो, ठीक है। इसके अलावा जो है अनसुटेबल बॉय के लेखक लेखिका कौन है? तो ये है आपका करण जौहर। यहीं पर मैंने एन हटा के सुटेबल बॉय लिख दूं, भाई ये अनसुटेबल है मतलब जो फिट नहीं बैठता है, वो सुटेबल है, तो सुटेबल बॉय का फिर अलग राइटर हैं, ठीक है। इसके अलावा जो फिल्म हस्तियां हैं उनके किताब में आपके प्रियंका चोपड़ा का पूछा जाता है। प्रियंका चोपड़ा का अनफिनिश्ड ए मेमोइर किताब का नाम है। बाइबिल प्रेगनेंसी आपका कौन है? करीना के किताब के नाम है। इनके अलावा
अलावा जो है आपका आयुष्मान खुराना की वो किताब पूछता जाता है क्रैंकिंग कोड। इसके अलावा बैडमैन आपका गुलशन ग्रोवर का किताब पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फिल्मी हस्तियों की किताब हैं इन्हें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बाद में की किताब वाले सेक्शन में आपको जाएंगे, सबको अलग अलग मिल जाएगा, राइटर का, फिल्मी हस्तियाँ, लोक नेता का, विदेशी राइटर का, पुरानी किताब सब मिल जाएंगे, जो 60 पेज का आपको अलग से हैंडबुक क्रिएट करके मिल गया होगा। इसके अलावा 12वीं विश्व हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो ये फिजी के अंदर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फिजी के अंदर। सबसे पहले विश्व हिंदी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब हुआ था? तो 1975 के काल में हुआ था और ये आपका नागपुर के अंदर हुआ था। कहाँ पे? नागपुर के अंदर हुआ था, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा नागपुर को मुंबई का सेकेंडरी राजधानी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। वित्तीय राजधानी महाराष्ट्र के मुंबई है, बाद में की सेकेंडरी राजधानी जो है आप नागपुर को भी कहते हो। नागपुर में संतरा वगैरह अच्छा होता है। नागपुर के अंदर हल्दीराम की भुजिया सुने हैं, वो पॉपुलर है वहाँ का। इनके अलावा कौन सा एक कोशीय जीव है ना अपना आकार बदल सकते हैं? तो अमीबा। अमीबा से और क्या क्वेश्चन आता है सर जी आपके एग्जाम में कि देखिए अमीबा जो है इनके चलन का अंग थोड़ा अल्पटा सा है। एक तो कूटपाद भी कह देते हो इसे, या पदाब भी कहते हो, है ना, कूटपाद या पदाब भी कहते हो। तो ये अमीबा का क्या होता है? चलन अंग होता है, ठीक है। अमीबा का जो है चलन अंग होता है। देखिए अमीबा की बात आई है तो मलेरिया नामक बीमारी जो है किससे होती है? जो सभी आप जानते हैं, मलेरिया बुखार आता है तेज। तो मलेरिया जो है ये मादा एनीफिलीज मच्छर वाहक है खाली, ठीक है। मादा एनीफिलीज मच्छर जो है ये तो सिर्फ वाहक है, वाहक का काम करता है ना, वेक्टर नहीं कह सकता, वेक्टर भी कह सकते हैं इसको, ये वाहक का काम करते हैं। लेकिन ये जो होता है ये प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होती है। तो यानी प्लाज्मोडियम क्या हो जाएगा? परजीवी में आ जाएगा। इनके अलावा रोनाल्ड रास ने मलेरिया की खोज की थी, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे? क्यों? दूसरी बार भी किए थे क्या? जी, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस जो है पूर्ण रूप से कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। उसी के अगले साल 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के लिए सुभाष चंद्र बोस साहब का जो है अध्यक्ष में सिलेक्शन हो गया था, परंतु सुभाष चंद्र बोस साहब जो है यहाँ पे है ना रिजाइन दे देते हैं। क्यों रिजाइन देते हैं? क्योंकि इनके विरोध में पट्टाभी सीतारामैया को कौन खड़ा करते हैं? एम.के. गांधी, ठीक है। तो इन्हीं के लिए जो है कुछ अपना रहा होगा इंटरनल बात, तो इन्होंने रिजिग्नेशन दे देते हैं त्रिपुरी अधिवेशन में और अलग पार्टी बनाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस साहब के बारे में और क्या है? सुभाष चंद्र बोस साहब के जन्मदिन 23 जनवरी को अब इंडिया में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। सबसे पहले 2021 में मनाया गया था, ध्यान रखेंगे। 2021 से एक और क्वेश्चन है, क्या है भाई? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का जो नाम पड़ा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से बदल के, ठीक है। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस साहब 1944 के अंदर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहे थे। सुभाष चंद्र बोस साहब का जो है और क्या है भाई? सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दमदम कोलकाता में है, ध्यान रखेंगे, दमदम, ठीक है। इसके अलावा नेताजी आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 60 पैराशूट हॉस्पिटल को दिया गया है, ये ध्यान रखेंगे, 60 पैराशूट हॉस्पिटल को दिया गया है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखेंगे भैया। सुभाष चंद्र बोस साहब के जो गुरु हैं चितरंजन दास हुआ करते थे। सीनियर राष्ट्रीय महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के विजेता कौन है? हरियाणा, ये सीनियर महिला की है। इनके अलावा सप्तर्षि तारामंडल का नाम बदल के क्या रख दिया गया है सर? तो सप्तर्षि तारामंडल का नाम बदल के जो है ना, माफ़ कीजिएगा, बदल के नहीं, ये कहा जाता है उर्सा मेजर, बिग डीपर या ग्रेट बियर, ये तीनों भी कह सकते हैं आप सप्तर्षि तारामंडल को, जो 7 ताराओं का एक समूह होता है जिसे आप खुली आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। इनके अलावा जो है मतलब ब्रह्मांड में कितने तारे हैं? 10 के पावर 23। और तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण। क्यों टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण। सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। क्या है भाई? सूर्य एक तारा है, ठीक है। पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा कहेगा तो सूर्य होता है, पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा सूर्य होता है। लेकिन पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा सूर्य के बाद पूछेगा यानी सेकेंडरी, तो प्रैक्सिमा सेंचुरी होती है ना, प्रैक्सिमा सेंचुरी होती है। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है प्रैक्सिमा सेंचुरी, लेकिन जवाब कब देना है? जब पृथ्वी के सूर्य के बाद वाली तारा कौन सी है? तो प्रैक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? तो सूर्य, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है, ठीक है भाई। फायरबॉल तो है ही, बाद बाकी तारा भी है। इसके अलावा
2023 में कौन सा राज्य जुआ पर प्रतिबंध लगा दिया था? तमिलनाडु। तमिलनाडु सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व का नाम सुने हैं? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है भाई, तमिलनाडु में कई त्यौहार जो आपके एग्जाम में आते हैं, पोंगल, थाईपुसम, है ना, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पोतांदु भी होता है तमिलनाडु के अंदर। इसके अलावा सिरपुर महोत्सव किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो सिरपुर महोत्सव जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख त्यौहार है। इंटरनल बात क्या होगी सर इससे कि यह त्यौहार किस नदी के किनारे लगती है? तो यह त्यौहार महानदी के किनारे लगती है। महानदी का उद्गम जो है ना, ओरिजिनेट भी कहाँ से होती है? तो ये छत्तीसगढ़ से ही होती है आपका महानदी। और ये पेनिनसुलर इंडिया की तीसरी लार्जेस्ट नदी है, थर्ड लार्जेस्ट नदी है पेनिनसुलर इंडिया या प्रायद्वीपीय भारत की। ठीक है, इसके अलावा जो महानदी है इसी पे आपका स्थित है हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर ही स्थित है, जो आपका कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर स्थित है। ठीक है भाई, उड़ीसा का शोक भी कह सकते हो महानदी को। इसके अलावा जो आपका छत्तीसगढ़ में है ये राउत महोत्सव भी होता है, नाचा डांस भी होता है। इसके अलावा आपका बस्तर दशहरा भी होता है, बस्तर दशहरा। इसके अलावा पोला महोत्सव भी होता है, ये महाराष्ट्र में भी होता है, छत्तीसगढ़ में भी होता है। ठीक है, तो ये सब छत्तीसगढ़ के हैं। बाद बाकी पंडवानी लोक गायन भी छत्तीसगढ़ में काफ़ी प्रचलित है। पंडवानी, सुआ, कर्मा, है ना, सैला, ये सब भी नृत्य छत्तीसगढ़ में चलती है। ठीक है, अगर आपसे कल होके कोई पूछे कि ये सिरपुर महोत्सव किस त्योहार के अवसर पे, तो माघी पूर्णिमा के अवसर पे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बताते हैं कि जैसा कि भगवान जगन्नाथ के सम्मान में अभी आपने देखा था कि भंडार खुले थे, जगन्नाथ भगवान की जय जगन्नाथ, है ना, महाप्रभु जगन्नाथ की जय हो, जय जगन्नाथ। तो भैया ये जो जगन्नाथ मेला यात्रा है ये तो उड़ीसा में पूरे पॉपुलर हैं, लेकिन इसी के तर्ज पे आपको छत्तीसगढ़ में भी निकाला जाता है जगन्नाथ भगवान के सम्मान में। इसके अलावा बेंजल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है सर? बेंजल्डिहाइड का सबसे पहले बेंजीन का रासायनिक सूत्र कुछ इस प्रकार से होता है, मैं बना भी नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत कमजोर है। तो यहाँ पे ये जो 6 देख रहे हैं ना, ये 6 आपका कार्बन होते हैं। ठीक है, तो जो कोई भी फंक्शनल ग्रुप है तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है सर? CHO होता है। तो जो फंक्शनल ग्रुप है वो किस में ऐड होता है? रेलवे क्लास 2 नंबर देखिएगा, अच्छे से समझा दिया हूँ जो बच्चे को इस टॉपिक में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो R में ऐड होता है, R में ऐड होता है, FG R में ऐड होता है। अब ये R क्या है? रमेश है क्या? नहीं भाई, R क्या है कि जो एल्केन होता है CnH2n+2 होता है। ठीक है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाने के बाद जो बचता है ना उसे R बोलते हैं। जैसे CH4 से एक हाइड्रोजन हटा देंगे बचेगा CH3, तो CH4 को हम मीथेन बोलते हैं, CH3 को हम क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें कोई ना कोई चीज जुड़ेगा, तो ये मान लीजिए ये मीथेन से हमने R बनाया है, इसमें हमने एल्कोहल ग्रुप OH जोड़ दिया, तो CH3OH क्या हो जाता है? मिथाइल एल्कोहल। तो जो फंक्शनल ग्रुप से पहले का पार्ट है इसे हम R कहते हैं। और R कैसे बनते हैं? एल्कोन समूह से एक हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद बनती है। तो ठीक है भैया, तो यहाँ पे आपका बेंजीन का सूत्र क्या होता है सर जी? आप सभी जानते हैं C6H6 होता है। अभी आपने 6 हाइड्रोजन देखा था और जहाँ जहाँ हाइड्रोजन लगे होते हैं वहाँ वहाँ एक कार्बन भी होता है। इसके भी फंक्शन होते हैं कि क्यों होता है ऐसा। जैसे एक कार्बन को ना 4 हाइड्रोजन चाहिए संतुष्ट होने के लिए। जाने दीजिए, इतना डीप में मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो आपकी दिक्कत हो जाएगी। देखिए ये कैसा होता है, आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछता है। अब इतना बता दिया हूँ तो भले टाइम लगे बताऊंगा। आपसे पूछता है कि भाई बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड होते हैं? तो आप कहते हो जी 3 डबल बॉन्ड होते हैं और ये सभी किनारे पे एक एक हाइड्रोजन लगे होते हैं। ये क्यों ऐसा होता है सर, है ना? ये डबल बॉन्ड में एक एक अगले बगले क्यों ना लगा दें? एक एक घर गैप छोड़ के लगाने की क्या जरूरत है? क्या अच्छा देखने में लगता है? नहीं, ये कारण है कि ये हर कोने पे एक कार्बन मौजूद है। आप सभी जानते हैं C6H6 होता है बेंजीन का सूत्र। तो एक कार्बन को चाहिए 4 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन तो भाई साहब ये हो गए, है ना, एक हाइड्रोजन ये हो गया। जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसको समझिए ये 2 गो हाइड्रोजन है, तो 3 गो, 1 गो हाइड्रोजन ये लकीर हो गया।
सिंगल बॉन्ड है ना, तो 4 गो, इस भी कार्बन को 4 गो। अब ये वाले कार्बन नंबर, इस कार्बन का मैं P नाम दे देता हूँ। अगर P वाले कार्बन को आप देखेंगे तो एगो इधर से मिला हाइड्रोजन, 2 गो इधर से 3 और एगो स्वयं इधर है, तो 4 गो। तो हमेशा एगो कार्बन के 4 गो हाइड्रोजन चाहिए आसपास, है ना, उनको अच्छा नहीं लगता अकेले, तो इसीलिए डबल बॉन्ड जो है एक एक घर छोड़ के बाद दिया जाता है। तो अगर पूछे बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड होते हैं तो 3 होते हैं, एक एक घर छोड़ के लगाया जाता है। अब आ जाते हैं फिर से ये बेंजल्डिहाइड कैसे बना, तो अभी मैंने बताया कि भाई एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं एल्केन ग्रुप से, तो CnH2 से आपका जो है C6H6 होता है आपका बेंजीन का, एगो हाइड्रोजन हटा देंगे तो क्या बचेगा, C6H5 बचेगा। और इसमें आपको फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का याद करना होगा भाई, फंक्शनल ग्रुप है ना, जैसे OH अल्कोहल का, CHO आपका एल्डिहाइड का, तो यहाँ पे CHO जोड़ देंगे तो कार्बन मिलके कितना हो गया, 6 1 7 गो कार्बन हो गया, हाइड्रोजन 5 गो इधर एगो इधर, तो 6 गो हाइड्रोजन हो गया, H6 हो गया और O हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको हम C7H5 है ना, H5OH भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है भैया। इस प्रकार से आप C7H6O कहेंगे बेंजल्डिहाइड को। इसके अलावा कितने मिनट हो गया जी, अरे लंबा वीडियो हो गया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कौन किए थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1876 में। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 के विजेता कौन है भैया, महाराष्ट्र हैं। तमिलनाडु में ये खेल कराए गए थे, कितने खेल शामिल थे इसमें, 26 खेल शामिल थे। बेलू नचियार इसका शुभंकर था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बेलू नचियार इसका शुभंकर था। 26 खेल शामिल था। स्क्वैश खेल को पहली बार शामिल किया गया था इस वाले इवेंट में। और सिम्बलम्बम जो आपका तमिलनाडु का है ना एक प्रकार का मार्शल आर्ट खेल है, इसे प्रदर्शनी खेल के तौर पे रखा गया था। प्रदर्शनी खेल के तौर पे क्या होता है और मेडल इवेंट में क्या होता है बता चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा विजेता महाराष्ट्र रहे थे और खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत 2018 में हुई थी। पटकाई बम पहाड़ी भारत के किस पड़ोसी राज्य के पास स्थित है, तो म्यांमार के टच में है, बर्मा के टच में है पटकाई बम पहाड़ी। म्यांमार के टच में इसलिए क्योंकि भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड ये भी आपका आ जाएगा म्यांमार के टच में, और ये पटकाई बम पहाड़ी का जो अधिकांश हिस्सा है इन्हीं राज्य में फैला हुआ है। इसके अलावा आपसे एक पूछा जाता है हिंदू कुश पहाड़ी, आपने सुना होगा नाम हिंदू कुश पहाड़ी। ये जो हिंदू कुश पहाड़ी है इसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये इंडिया के टच में नहीं है। इंडिया के हिसाब से अगर लिहाज से देखे तो आपका ये वाले कोना में आपका मान लीजिए ये इंडिया है ना, ये इंडिया, मेरे को तो बनाने भी नहीं आता, चलो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, है ना। इस प्रकार से जो है ना, इस प्रकार से है ना, तो ये वाले कोना में आपका मिलेगा हिंदू कुश पहाड़ी, ठीक है। इसके अलावा जो कार्बी आंगलोंग है ना, कार्बी आंगलोंग एक प्रकार का आपका पहाड़ी है जो असम में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा सीजर कप का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल से है सीजर कप का। एगो और पूछा जाता है रोवर्स भी से होगा हमारे ख्याल से क्योंकि अंग्रेज वाला नाम है ये। रोवर्स कप का जो है ये आपका फुटबॉल से ही है, रोवर्स कप का, ठीक है। इसके अलावा सीजर कप हो गया, रोवर्स कप हो गया। इनके अलावा मल्लिकार्जुन मंसूर किस घराने से संबंधित कलाकार है। देखिए मल्लिकार्जुन मंसूर जो है ये किस घराने से है, तो आपका सबसे पहले जयपुर घराने से है, जयपुर अतरौली घराने से। इसका पूरा नाम क्या है, जयपुर अतरौली घराना, ठीक है। मल्लिकार्जुन मंसूर इस घराने के कलाकार है। जयपुर अतरौली घराने के फाउंडर कौन है सर, तो अल्लादिया खान है ना, अल्लादिया खान इस प्रकार से नाम है इनका। इसके अलावा बनारस घराने के संस्थापक कौन है सर जी, तो पंडित राम सहाय बनारस घराने के संस्थापक है। किराना घराना के संस्थापक कौन है, किराना घराना सबसे पॉपुलर घराना। किराना घराना के संस्थापक आपका अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान, तो करीम खान को टॉप पे रखेंगे, है ना, करीम खान, क्योंकि वाहिद खान दूसरे के भी फाउंडर हैं, तो अब्दुल करीम खान इनको ध्यान रखेंगे किराना घराना में। अगर आपसे पूछे भाई ग्वालियर घराना के संस्थापक कौन है, तो ग्वालियर घराना के संस्थापक जो हैं ये हद्दू नथु, ये तीनों में खान लगा दीजिएगा, हस्सू हद्दू और नथु, ये ग्वालियर घराने के संस्थापक हैं। इनके अलावा अगर आपको रामपुरवा घराना एगो होता है, रामपुरवा बैल भी होता है और एगो रामपुरवा घराना भी होता है। तो रामपुरवा घराना जो है ये रामपुरवा घराना के संस्थापक इनायत खान है। कौन खान है भाई, इनायत खान है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे।
घग्गे नजीर खान जो है ना वो मेवाती घराने के संस्थापक हैं, ये भी पूछा जाता है, जिसमें पंडित जसराज आएंगे। मेवाती घराना घग्गे नजीर खान है ना, नजीर खान। तो ये कुछ घराने का मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। बाद में कि मुंह से निकल गया था, तो रामपुरवा बैल से जो क्वेश्चन आता है ना कि भाई रामपुरवा बैल को कहाँ पे रखा गया है, तो राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। प्रेसिडेंट के जो भवन है दिल्ली के अंदर, वहाँ पे रखा गया है। जो राष्ट्रपति भवन है वो किस पहाड़ी के समीप है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, रायसीना पहाड़ी के समीप है। मेरे पास क्वेश्चनों की ऐसा पिन की लिंक है कि मैं बिना सांस लिए नॉन स्टॉप बोल सकता हूँ और हर सेकेंड पे आपको क्वेश्चन और आंसर बना के दे सकता हूँ। ये ट्रिक ही सिखाने में एक्चुअली आया हूँ, है ना, कि भाई आपको जो है लिंकिंग प्रोसेस से चीज़ों को सिखाऊं ताकि सदा के लिए याद रहे, ठीक है। और मुझे आप देखते होंगे कि सिर्फ आंसर ना कि कोई पूछे तो आंसर देना, अपने को क्वेश्चन भी याद हो जाती है भाई इस प्रोसेस से, ये बड़ी एडवांटेज है इसकी। इनके अलावा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के किसी भूभाग पे आप निवास करते हैं, अनुच्छेद 1 के ई के अनुसार। जैसा कि आप जानते हैं अनुच्छेद जो है ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स है, ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स अलग से पढ़ा दिया हूँ, 19 हो गया। इसके अलावा आपका जो है 51A हो जाता है, इसके अलावा 243 हो जाता है। ये सब ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ। बाद में कि यहाँ पे आप देख लेंगे 19 के 1 में क्या है, तो 1 में जो है शांतिपूर्ण बाकी व्यक्ति का अधिकार होगा, इधर है। इसके अलावा 19 के 1 के बी में क्या हो गया, शांतिपूर्ण ढंग से आप बैठक कर सकते हैं। सी में क्या हो गया, सहकारी समिति या संघ बना सकते हैं। डी में क्या हो गया, अवैध रूप से आप इंडिया में वीजा फ्री कहीं भी घूम सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ई में क्या है, कहीं भी आप घर बना सकते हैं। कुछ मामलों में ये जम्मू कश्मीर में पहले एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन बाद अब तो एकदम शांति है वहाँ भी। इनके अलावा जी में क्या है, कोई भी आप आजीविका अपना सकते हैं अपने जीवन चलाने के लिए। इनके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक दूसरी दशकीय वृद्धि किस राज्य की, तो दूसरी कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश का, पहला कहेगा तो मेघालय। यहाँ पे आपके सामने है, ग्राफिकल मोड में जनगणना पर आया हूँ और ग्राफिकल मोड में ही PDF दिए गया है जनगणना का। इनके अलावा न्यूनतम वृद्धि दर सबसे कम नागालैंड का, वहाँ पे ना माइनस में चला गया, ठीक है भाई। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे, यहाँ पे आप देख रहे हैं, अधिकतर वृद्धि दादर नगर हवेली का रहेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने तथा उनके देखरेख का जिम्मेवारी किसकी है, तो नहाई की है, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। वर्तमान में इनके अध्यक्ष कौन है, संतोष कुमार यादव हैं, जो अलका मित्तल के जगह पे बाद में आई थी, है ना, आए थे। तो संतोष कुमार यादव वर्तमान में जो है इनके अध्यक्ष हैं नहाई के, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वो BRO भी होता है जो रोड बनाते हैं, लेकिन BRO कहाँ का रोड बनाते हैं, तो तटवर्ती इलाके में जो सेना बहुल क्षेत्र हैं, जो किसी देश के सीमा या टच में लगते हैं, उसके आसपास की जो ब्रिज वगैरह होते हैं, रोड वगैरह बनाते हैं, वो आपको कौन बनाते हैं, BRO बनाते हैं। BRO की स्थापना कब हुई थी, 1960 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा करा गया था। अभी सेला टनल का उद्घाटन किए हैं कौन, जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। सेला टनल का डबल ट्यूब वाला सबसे ऊंचा पर स्थित सबसे लंबा टनल है पूरे विश्व में इस समय। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किस बांध के समीप है, भाखरा नांगल। देखिए आप जानते हैं कि इंडिया में सबसे ऊंची बांध परियोजना जो है टिहरी डैम है, जो उत्तराखंड के अंदर स्थित है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इंडिया में सबसे ऊंची बांध परियोजना जो ज्वारीय हो, गुरुत्वाकर्षण वाला गुरुत्वीय बांध परियोजना सबसे ऊंची है ना, तो जो सबसे अधिक ऊंची गुरुत्वीय बांध परियोजना है ये भाखरा नांगल ही आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज में पौधों का अल्प ग्रहण करने योग्य क्या है, तो अल्प ग्रहण करने योग्य मैग्नीज है, मैगजीन नहीं जी, वो तो पढ़ते हैं, पौधा क्या पढ़ेगा, PhD करेगा वो, ठीक है। तो भाई मैग्नीज जो है ये अल्प ग्रहण करने योग्य है पौधों के लिए। बाद में कि नाइट्रोजन चाहिए उसको सफिशिएंट, फास्फोरस भी बहुत चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए, लेकिन मैग्नीज कम चाहिए। उसी प्रकार से और आता है बोरॉन भी अल्प ग्रहण करने योग्य है, ये भी कम मात्रा में चाहिए होती है पौधों को, ठीक है। इनके अलावा सभी चारों वेदों में सबसे छोटा वेद कौन सा होता है, रेलवे के क्लास 11 का पहला क्वेश्चन से ये पॉइंट लिया गया, सामवेद है ना, सामवेद सबसे छोटा, और विस्तारिता के आधार पर या ओल्डेस्ट के आधार पर सबसे बड़ा कौन कहेंगे, तो ऋग्वेद कहेंगे। वेद कितने हैं, 4 हैं, है ना। वेदत्री में कितने वेद आते हैं, 3 वेद आते हैं, ठीक है। ब्रह्मावेद किसे कहते हैं, अथर्ववेद को कहते हैं। जादू टोना किसमें है, अथर्ववेद में है ना। संगीत किसे कहते हैं, सामवेद वाले को संगीत वाला कहते हैं। यजुर्वेद क्या है, गद और पद दोनों में लिखे गए हैं। दशराज युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में गंगा का चित्रण कितने बार है, 1 बार। यमुना का कितने बार, 3 बार। सबसे अधिक बार किस नदी को दर्शाया गया है, सिंधु नदी को। और सबसे पवित्र नदी किसे बताया गया है, सरस्वती नदी को, ठीक है। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली थी, सरस्वती नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे, है ना। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। चलिए, सैफ चैंपियनशिप 2023 कहाँ संपन्न हुए हैं, तो बेंगलुरु के अंदर। कहाँ पे हुआ, बेंगलुरु के अंदर। बेंगलुरु में कौन सा स्टेडियम में हुआ था, ये कांतिरावा स्टेडियम में। कहाँ पे, कांतिरावा स्टेडियम के अंदर हुआ था। कौन जीता था भाई, इंडिया जीता था। कौन जीता था, इंडिया जीता था। कैमा ट्रॉफी रहेगा इंडिया का, इंडिया डी, है ना। कैमा ट्रॉफी रहेगा भाई, तो इंडिया का 9th टाइटल रहेगा। 9th किसे हराया था, तो ओमान को हराया था, ओमान को। और जो अंडर 19 सैफ है ना, ये भी इंडिया ही
ही जीता है ना, जो अंडर 19 सैफ है, अंडर 19 वाला सैफ चैंपियनशिप, ये भी इंडिया ही जीता है लेटेस्ट वाली। लेकिन हराया किसे है? पाकू को हराया। किसे हराया? पाकिस्तान को हराया। तो ये दोनों अलग अलग है। अंडर 19 वाले में पाकिस्तान हारे हैं और जो है मेन वाले सैफ में ओमान हारे हैं। दोनों में विजेता कौन रहे? इंडिया रहे। पेतकर कहाँ का प्रमुख पेंटिंग है? तो ये झारखंड का है। सोहराई खोबर भी कहाँ पे है? सोहराई खोबर एगो राई डांस होता है भाई, राई डांस जो है ये मध्य प्रदेश का है। सोहराई खोबर पेंटिंग जो है ये झारखंड का है। मिथिला पेंटिंग या मधुबनी कला पेंटिंग, तो ये आपका मधुबनी बिहार का है ना। हमारे घर में भी इस पेंटिंग मिल जाएंगे आपको। इनके अलावा जो आपका भित्ति चित्र है ये उड़ीसा का है। जो आपका कला चित्र है राजस्थान का है। जो आपका रंगोली लोक कला है ये आपका महाराष्ट्र का है ना। इसके अलावा कलमकारी भी होता है, कलमकारी और फुलकारी। कलमकारी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, फुलकारी पंजाब का हो जाएगा। ये सब ध्यान रखेंगे तब ना बनेगा बाजी, ऐसे ही होगा। कर्नो मलेश्वरी किस ओलंपिक में पदक जीती? सिडनी ओलंपिक में। कब हुई थी ये ओलंपिक? 2000 ईस्वी में। सिडनी कहाँ पे रहेगा भैया? ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहेगा, जहाँ पे स्वान नदी बहती है ना। पर्थ, सिडनी, ये सब कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। देखिए कर्नो मलेश्वरी जो है कौन सी पदक जीती थी? तो ब्रॉन्ज मेडल, और ये पदक जीतने वाली प्रथम महिला हुई थी। इसके अलावा अब कुल महिलाओं की संख्या कितने हो गए अब तक? तो अब तक 8 वो महिलाओं की संख्या हो गई है जो ओलंपिक में पदक जीती है, मनु भाकर सहित। अभी ओलंपिक समाप्त नहीं हुआ है तो ये आंकड़ा अभी याद नहीं रखना है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकास किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 51A के H में वर्णित है। अब ये वाली सीट तो आपने मेरे ख्याल में कम से कम 75 बार देख लिया होगा, तो मैं सीधे आगे निकल जाऊं क्या, है ना? आप चाहो तो थोड़ा 1 मिनट रोक के पढ़ लेना इसको, क्यों, है ना, क्योंकि ये बहुत बार बता चुका हूँ। मैं चलता हूँ आगे, और ये पूछा ही जाता है, पता नहीं कि मेरे को क्या मिलता है। इसके अलावा 2024 में जाकिर हुसैन को कितने ग्रैमी अवार्ड मिले भाई? इंपॉर्टेंट, डायरी है बगल में, लिख लो या फिर किसी को व्हाट्सअप कर दो, बाद में ध्यान रहे, है ना, जो आपके चहेते हैं, है ना भैया। तो ये जो है VVI कर लेंगे, क्योंकि सबसे अधिक एक बल्क में ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले पंडित माफ कीजिएगा जाकिर हुसैन साहब बन गए हैं, जिनको 3 ग्रैमी अवार्ड एक ही साथ मिला है, एक ही ईयर में मिला है। ठीक है भाई, अब तक किसी भी भारतीय को 3 ग्रैमी अवार्ड एक साथ नहीं मिला था। ठीक है भाई। अगर आपसे कहे कि भाई सबसे अधिक ग्रैमी अवार्ड, तो अब तो ये क्वेश्चन खैर बनेगा ही नहीं। 5 ग्रैमी अवार्ड रविशंकर साहब के पास भी है, 5 ग्रैमी अवार्ड जो है आपका जाकिर हुसैन साहब के पास भी है। रविशंकर साहब सितार बजाते थे, जाकिर हुसैन साहब तबला बजाते हैं। इसके अलावा जो ग्रैमी अवार्ड है सबसे पहले रविशंकर साहब को ही मिला था, है ना, वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए 1968 में। इसके अलावा ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तन्वी शाह। स्लम डॉग मिलीनियर का जो गीत है ना, उनको जो है स्पेनिश रूपांतरण के लिए इन्हें दिया गया था ग्रैमी अवार्ड। इसके अलावा 100 मीटर का जो आपका बाधा दौड़ होता है, उसमें बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? अब 100 मीटर जैसे ही कहे तभी आपको समझ जाना होगा मेरे भाई, मेरे प्रिय बंधु, कि ये बाधा की दौड़ जो है ना 100 मीटर वाला, ये कहा जा रहा है कि महिला वाला कहा जा रहा है सर, क्योंकि मैंने बता दिया है कि भाई 100 मीटर बाधा दौड़ सिर्फ फीमेल में ही होती है। अगर मेल में 100 मीटर बाधा दौड़ की बात कर रहा है तो वो मेल बेचारा 110 मीटर दौड़ेगा। ठीक है, मेल में जो 100 मीटर बाधा दौड़ होती है ना, वो इसको 110 मीटर दौड़ना होता है। ठीक है, और फीमेल में 100 मीटर का मतलब 100 मीटर, समझ रहे हैं? तो जो 100 मीटर बाधा दौड़ है, यानी महिला बाधा दौड़ में तो हर्डल की ऊंचाई कल भी बताए थे या परसों, कल तो मैं पूरा स्पोर्ट्स वाला खत्म ही कर दिया हूँ। फिर कोई बच्चा नहीं बोलेगा स्पोर्ट्स से क्वेश्चन छूट गया, अगर नहीं देखोगे तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्रणाम गुरुजी। ठीक है, मत देखिए। ठीक है, तो ये आपका 0.838 मीटर, अगर सेंटीमीटर में तोड़ेंगे तो 83.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर महिला का जो 400 मीटर की दौड़ होती है, उसमें अगर आपको हर्डल की जो है ऊंचाई पूछ दे कि महिलाओं की जो 400 मीटर की दौड़ होती है, तो उसमें बाधा की ऊंचाई थोड़ा कम हो जाती है, 0.762। मैं ऐसे ही याद रखता हूँ 762। इसके 762 करना एक्चुअली सही नहीं है, दशमलव के बाद आप किसी भी चीज को पूर्णतः नहीं बोल सकते, एक एक वर्ड बोलना पड़ता है, 7 6 2, ये सही है, लेकिन बोलने के लिए, याद करने के लिए ठीक है 762। ठीक है, तो 400 वाले में महिलाओं का हर्डल की ऊंचाई 762, 100 वाले में 838, 0 पॉइंट लगा देना है, क्योंकि इतना ऊंचा अगर मीटर में रहेगा तो हमको लगता है कि ट्रेनों कुछ नहीं तरप पाएगा उसको। इसके अलावा
बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ क्या होता है? प्रार्थना भवन, इबादत जहाँ पे करते हैं आप, उपासना भवन भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? उपासना भवन भी कहते हैं। इबादत शब्द जो है उर्दू लफ्ज का है। इनके अलावा जो बौद्ध में चैत्य तो बता दिए, बौद्ध में स्तूप भी पूछा जाता है क्या होता है, बता दिया हूँ कि उनके महत्व के जो चीज़ होते हैं उसे संरक्षित और प्रिजर्व करने की जो जगह होते हैं उसे स्तूप कहा जाता है, गोलाकार। इनके अलावा जो बौद्ध में बहुत सारे स्तूप पूछा जाता है कहाँ पे, जैसे धमुक स्तूप, ये उत्तर प्रदेश में, धमुक केसरिया बौद्ध स्थल ये कहाँ पे है? बिहार के अंदर है। रुमटेक मठ ये कहाँ पे है? हेमीस मठ कहाँ पे है? ताबो मठ कहाँ पे है? पाबो मठ कहाँ पे है ना? करदांग मठ कहाँ पे है? ये सब आपसे पूछा जाता है, सभी बता चुका हूँ। चलते हैं हम आगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे और बता दूं कि जो पूछा जाता है कि भाई मंदिरों में, है ना, भगवान की मूर्ति कहाँ पे रखा जाता है, विग्रह को कहाँ पे रखा जाता है? तो भाई आप गर्भगृह में रखते हो, है ना। इनके अलावा भारत का मानक देशांतर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5। कोई बता सकता है वीर ये कौन कौन से राज्य हैं? तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उसका बेटा छत्तीसगढ़ है, इसके अलावा ओडिशा है, ओडिशा का भाई आंध्र प्रदेश है। तो ये 5 गो स्टेट है जहाँ से देशांतर रेखा गुजरती है। बाद बाकी कर्क रेखा 8 स्टेट से गुजरता है, और 8 स्टेट बता दिया हूँ। सबसे पहले इधर गुजरात पड़ता है, फिर राजस्थान का डूंगरपुर वाला इलाका पड़ता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ में भी आता है, फिर आपका जो है झारखंड में आता है, फिर पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा और मिजोरम में। तो ये वो 8 स्टेट है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा किसे कहते हैं? 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहते हैं साहब। और मकर रेखा किसे कहते हैं? 23.5 डिग्री साउथ को कहते हैं सर जी। चलते हैं हम आगे सर जी, है ना। जल्लीकट्टू का खेल किस पोंगल के अवसर पर मनाया जाता है? अब ये कौन सी क्वेश्चन है सर? हाँ, तो ये टुडे एग्जाम का क्वेश्चन है भाई। देखिए, जल्लीकट्टू का खेल जो है ये पोंगल के अवसर पे आयोजित होता है, लेकिन आप जानते हैं कि पोंगल 4 दिन तक मनाई जाती है। सबसे पहले पोंगल का जो है शाब्दिक अर्थ भी पूछ दिया है, और इत्तेफाक से उसी शाम मैंने बताया था एनालिसिस के दौरान। तो इसे बोलते हैं भैया उबालना। क्या बोलते हैं? उबालना। पोंगल का शाब्दिक अर्थ होता है उबालने से मतलब होता है। पोंगल जो है मकर संक्रांति वाली त्यौहार है जो आपका तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है, ठीक है। अब ये पोंगल 4 दिन होती है, तो पहले दिन की जो पोंगल होती है ना उसे क्या कहते हैं? पहले दिन की जो पोंगल होती है उसे अपन क्या कहते हैं? तो पोंगल के पहले दिन को पोंगल ही कहा जाता है। क्या कहते हैं? पोंगल के पहले दिन को खाली पोंगल कहते हैं, खाली पोंगल कह देते हैं, खाली पोंगल कह देते हैं। जो दूसरका दिन का पोंगल होता है उसे थाई पोंगल कहते हैं। हाँ 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 हाँ, थाई पोंगल ही कहते हैं, थाई पोंगल कहते हैं। तो दूसरका दिन वाले को थाई पोंगल कहेंगे, और तीसरका दिन जो होता है ना उसे मट्टू पोंगल कहेंगे। मट्टू पोंगल, जिस दिन जल्लीकट्टू होता है, मट्टू पोंगल। और लास्ट के दिन जो होता है ना उसे भोगी पोंगल कहते हैं, माफ कीजिएगा, कुन्नुम पोंगल कहते हैं, ठीक है। ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? देखिए, पोंगल 4 दिन होती है। चौथे दिन के पोंगल को आप कुन्नुम पोंगल कहते हैं। कुन्नुम इस प्रकार से लिखा रहता है, क त्र संयुक्त म, कुत्रुम, कुन्नुम पढ़ते हैं अपन, कुन्नुम पोंगल, ठीक है। तीसरे दिन को मुट्टू पोंगल, दूसरे दिन को थाई पोंगल, और पहले दिन को पोंगल, ठीक है भाई। चलते हैं आगे। और एक अट्टुकल पोंगल होता है, कहाँ पे होता है? कमेंट कर दीजिएगा, अट्टुकल पोंगल कहाँ पे होती है, किस स्टेट में होती है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। 4 गो ऑप्शन दे दिया हूँ। व्हाट यंग इंडिया वांट्स के लेखक लेखिका कौन है? चेतन भगत। चेतन भगत साहब जो है व्हाट यंग इंडिया वांट्स के लेखक है। देखिए, चेतन भगत के किताब में 5 पॉइंट है ना, समवन, 5 पॉइंट समवन जो है ये आपके इनके किताब का नाम है, काफ़ी पॉपुलर है, इस पर पिक्चर भी बना है। इसके अलावा है ना 2020 रिवोल्यूशन, ये भी किताब के नाम है। जो 2 स्टेट्स पिक्चर आया था इनके नाम पे है, किताब का नाम 2 स्टेट्स है। हाफ गर्लफ्रेंड भी पिक्चर बन चुकी है, ये भी इनके किताब का नाम है ना। ये सब जो है आपके चेतन भगत के किताब के नाम है, ध्यान रखिएगा। आधुनिक मॉडर्न राइटर हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? देखिए, प्रायद्वीपीय और दक्षिण भारत में थोड़ा सा यहाँ पे एतिहाद बरतिएगा, ठीक है। कौन सा शब्द होता है एतिहाद? मुझे लगता है थोड़ा सा परहेजी होता होगा, है ना, परहेजी होता होगा इसका मतलब। दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कावेरी। और पेनिनसुलर इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी कहेगा तो फिर आपका महानदी हो जाता सर, ठीक है। तो इनमें थोड़ा सा जो है ये बरतना है। दक्षिण भारत का कहेगा तीसरा तो कावेरी, और पेनिनसुलर इंडिया, लेकिन आपके मन में वही आता होगा कि पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट भी तो उधर ही है, लेकिन क्वेश्चन की ये लफ्ज पूछे तो आंसर बदल देना है ना। तो भाई अगर पेनिनसुलर इंडिया की तीसरी सबसे लंबी पूछती है तो महानदी, और दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी कावेरी। पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी पहला तो गोदावरी, और दूसरा आपका कृष्णा, ठीक है। गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ये शुरू से 3 चलेगा। इनके अलावा हॉकी ओलंपिक आखिरी गोल्ड 1980 में आई। हॉकी टीम के कप्तान
कौन थे? तो वासुदेवन भास्कर, जो 1980 में आखिरी गोल्ड हॉकी खेल में आया था, तब से सूखा पड़ा है गोल्ड का ओलंपिक के अंदर हॉकी खेल में, है ना। तो ये वासुदेवन भास्कर के कप्तानी में आया था, तब से लेकर अब तक जो है गोल्ड नहीं जीता है। इस बार 2024 में जो है ओलंपिक के अंदर हॉकी खेल में इंडिया का टीम जो है पुरुष वाला को क्या जीते हैं भैया? ब्रॉन्ज जीते हैं ना, ब्रॉन्ज जीते हैं। अब हॉकी खेल में इंडिया की टोटल पदकों की संख्या कितनी हो गई है? 13 हो गई है। कितनी हो गई है? 13 हो गई है। पहला जो हॉकी में पदक मिला था इंडिया को 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में मिला था, जो इंडिया के किसी भी इवेंट में पहला गोल्ड था, है ना। तो इसके कप्तान कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा थे, JSM थे, ठीक है। इसके अलावा एक आपसे पूछा जा सकता है कि मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर कहलाते हैं, वो कब कप्तानी किए जब गोल्ड जीता इंडिया ओलंपिक के अंदर? तो 1936 बर्लिन ओलंपिक में। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे किया जाता है? जिप्सम के निर्जलीकरण से किया जाता है। कैसे किया जाता है? जिप्सम के निर्जलीकरण से किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? कैल्शियम SO4, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O होता है। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट नाम होता है। सेमी नहीं, आप सही सुन रहे हैं, हेमी होता है। इनके अलावा इसका इस्तेमाल तो जानते ही मूर्ति का सांचा बनाने में डॉक्टर के द्वारा। इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 किस गवर्नर के काल में? लीटन के काल में लगाया गया था। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये भी इसी के काल में आया था, 1878 ही इसका जो है आपका क्या था भैया? ईस्वी था। इसके अलावा राज्यपाल का संबोधन किस अनुच्छेद में? 176 अनुच्छेद में है। राज्यपाल का पद कहाँ पे रहेगा? 153 आर्टिकल में रहेगा। राज्यपाल का जो क्षमादान है वो कहाँ पे रहेगा? 161 में रहेगा। राज्यपाल, है ना, राज्यपाल के बारे में और क्या है? राज्यपाल साहब जो है राज्यों में कार्यपालिका का प्रधान होते हैं। CM महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल इत्यादि की जो है नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान, राज्यपाल की नियुक्ति जो केंद्र द्वारा राज्यों में होती है, यह प्रक्रिया कनाडा के संविधान से लिया गया है सर जी, ये ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साय हैं, है ना, विष्णुदेव साय हैं। तो विष्णुदेव साय को ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ के बारे में बाद में कि बता दिए थे। छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन और याद रखिएगा कि कोयला का प्रोड्यूस वर्तमान में इंडिया में सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ ही करता है। इसके अलावा अखिल भारतीय किसान सभा 1936 का गठन कहाँ हुआ था? तो ये 1936 में लखनऊ में कौन किए थे? स्वामी सहजानंद। कौन किए थे? सहजानंद साहब ने किए थे। इसके अलावा प्रथम एशियाई खेल 1951 में भारत को कितने गोल्ड मिले थे? 15, 16, 20 सही बताया था जी ऊपर, ठीक है, 15, 16, 20 ही बताया था। सही है जी, सही है। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई का संबंध किस नृत्य से है सर? तो ये भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम में क्या होता है ना, कई चीज़ बताए हैं, अम्भंग, त्रिभंग, संभंग, ये शारीरिक हाव भाव है। जाति स्वरम, अलिरप्पू, शब्दम, तिल्लाना, ये नृत्य का फॉर्म है यानी पार्ट है। इसके अलावा भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, भगवान शिव से समर्पित है। भरतनाट्यम में और भी कुछ बताया था, जो कलाकार हैं वो तो बताए ही थे। इसके अलावा भी भरतनाट्यम में कई सारे चीज़ बताए थे। एकल महिला नृत्य है, इसे अग्नि नृत्य भी कहा जाता है ना। इसके अलावा जीव मंडल के मुख्य रूप से कितने घटक होते हैं सर? 3, है ना। जीव मंडल के कितने घटक होते हैं? 3। कौन कौन से? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। लेकिन अगर पारिस्थितिकी में कितने घटक होते हैं? तो 2। कौन सा? अजैविक और जैविक घटक। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है सर, पारिस्थितिकी घटक और जीव मंडल का घटक, है ना। इनके अलावा बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1347 में हुई थी। बहमनी साम्राज्य की जो अलाउद्दीन बहमन शाह, है ना, अलाउद्दीन बहमन शाह जो है इनके फाउंडर थे। बहमन शाह को आप क्या कह लेते हो? हसन गंगू। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बहमनी वंश की स्थापना के समय सल्तनत पे किसकी शासन चल रही थी? तो MBT की चल रही थी, मोहम्मद बिन तुगलक की चल रही थी। इधर MBT हसन गंगू ने बहमनी का स्थापना किया, उधर हरिहर एवं बुक्का ने 1336 में, है ना, कौन क्या कर लिया था भाई? संगम वंश की स्थापना यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। भारत में पहली बार हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन कब हुआ था? 1982 में हुआ था। 1982 में, फिर 2010 में भी हुआ, फिर 2018 में भी हुआ और फिर 2023 में भी हुआ। तो 4 बार हॉकी का वर्ल्ड कप का मेजबानी कर चुका है भारत, है ना। 2023 में जो हुआ था कलिंगा और बिरसा मुंडा स्टेडियम उड़ीसा में हुआ था, जहाँ पर विजेता जर्मनी रहे थे। भारत हॉकी वर्ल्ड कप एक ही बार जीता है 1975 में, और हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत
शुरुआत होती है 1971 में। सबसे अधिक बार वर्ल्ड कप जीतने वाला हॉकी फॉर्मेट में तो पाकिस्तान है। जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन की खोज 1932 में करे थे। न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड मिलके ने किया था। एक नाम दिया था, एक खोज किए थे। इसके अलावा राष्ट्रीय मानव एक न्यूट्रिनो होता है ना, न्यूट्रिनो, एक न्यूट्रॉन देखे आपने, एक न्यूट्रिनो होता है इस प्रकार से न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रिनो का जो खोज है ना, न्यूट्रिनो का, ये आपका पॉली ने किया है, पॉली। एक्स किरण का खोज विलियम रोएंटजन ने किया है, रोएंटजन ने किया है एक्स किरण का खोज। इसके अलावा जो आपका एक्स किरण हो गया, इसके अलावा परावैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी किरण, इसकी खोज रीटर ने किया है ना। ध्यान रखेंगे, ये सब काम आएगी, परावैंगनी किरण की खोज, हाँ ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था 1993 में, है ना। देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की गठन हुआ था 1992 में, तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। रेखा शर्मा शायद इस्तीफा दे दिए हैं, जो राष्ट्रीय महिला आयोग में अध्यक्ष हैं, लेकिन अभी तक अगर आपसे पूछेगा तो पहले वाला ही पूछेगा, क्योंकि एग्जाम का डेट घोषित हो जाने के बाद क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इनके अलावा 1993 में हो गया आपको, 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 1993 में। मानव अधिकार आयोग में जो है कार्यकाल कितने समय का होता है, तो 3 वर्ष का या 70 वर्ष से पहले तक का, दोनों बात ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार लोकरंग कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को, ये फिक्स डेट है लोकरंग का। बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं जिनके डेट फिक्स होते हैं, जैसे अगर आप लोकरंग की बात करें तो 26 जनवरी होगा, मकर संक्रांति की बात करें तो 14-15 जनवरी होगा, हेलोवीन की बात करें जो यूरोपियन त्यौहार है 31 अक्टूबर को होती है, हॉर्नबिल की बात करें तो 1 to 10 दिसंबर को होती है। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं फिक्स होते हैं, जैसे बिहार में विश्वकर्मा पूजा भी फिक्स होती है ना, 17 तारीख को होती है। इसके अलावा गुप्त वंश के किस शासक ने आदिराज की उपाधि धारण की थी, देखिए आदिराज की उपाधि जो है श्री गुप्ता ने धारण किए थे, जो गुप्त वंश के फाउंडर भी हैं, है ना, गुप्त वंश के फाउंडर भी हैं। अगर आपसे पूछे कि महाराजा धीराज, महाराजा एक्सप्रेस भी चलता है भाई रेलवे में, महाराजा धीराज, है ना, महाराजा एक्सप्रेस आपको घर की वाइब्स देती है, एक पूरे बिल्डिंग के जैसा, मतलब राजमहल के जैसा अंदर कंपार्टमेंट रहेगा, और एक कंपार्टमेंट में अधिक से अधिक 2 ही आदमी रह सकते हैं, एक तो मियाँ बीवी रहते हैं जनरली, या फिर कोई एक आदमी के, मतलब एक ही आदमी बुक कराते हैं कंपार्टमेंट, उसमें सारी सुविधा होती है, ठीक है। महाराजा धीराज की उपाधि अगर आपको कहेंगे तो चंद्रगुप्त प्रथम ने लिए थे, है ना, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिए थे। अगर आपकी कविराज की उपाधि की बात करेंगे कि कविराज की उपाधि कौन लिए थे, तो समुद्रगुप्त ने लिए थे, समुद्रगुप्त ने लिए थे, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार परिसर के किस दिशा में स्थित है, सबसे पहले अलाई दरवाजा जो है वो कुतुब मीनार परिसर के जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है उसकी दक्षिणी गेट है, अर्थात ये दक्षिणी दिशा में स्थित है, ठीक है भाई। कौन बनाए थे अलाई दरवाजा को, अलाउद्दीन खिलजी ने, AUK ने बनाए थे, ऑकलैंड अलाउद्दीन खिलजी। उदयगिरी के खंडहर में किस नृत्य का प्रमाण मिलता है, अच्छा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत कुछ बताना था, मैं बता भी चुका हूँ। बाजार नियंत्रण प्रणाली, अस्थायी सेना, दक्षिण भारत की विजय, सिकंदर-ए-सानी, ये सब अलाउद्दीन खिलजी है ना, अलाउद्दीन खिलजी। अस्थायी सेना रखना बता दिए थे। घोड़ा को हुलिया लिखने की प्रथा, ये भी है अलाउद्दीन खिलजी। 1000 खंबा महल भी अलाउद्दीन खिलजी, सीरी का किला भी अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा उदयगिरी के खंडहर में किस नृत्य का प्रमाण मिलता है, ओडिसी नृत्य का उड़ीसा में है। उदयगिरी का खंडहर मध्य प्रदेश में भी है, चीज़ें अलग अलग हैं, नाम सेम है। DPSP के किस अनुच्छेद के तहत प्रसूति सहायता, अनुच्छेद 42। 39 के में क्या है, निःशुल्क एवं विधिक न्याय, निःशुल्क एवं जो है समान विधिक न्याय है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत है, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है, अनुच्छेद 48 में गोहत्या निषेध है, अनुच्छेद 49 में क्या है भाई, जो है लोकहित के चीज़ों को संरक्षित करना, अनुच्छेद 50 में क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का भिन्न, 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, 51 के में क्या है, जो DPSP से हट के हो जाएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज में आ जाएगी, जो फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है। वैदिक काल में पशुचारण योग भूमि को क्या कहते थे, खिल्य कहते थे। वैदिक काल में गाय को क्या कहते थे, अघन्या कहते थे, क्या कहते थे, अघन्या कहते थे, ठीक है भाई। इसके अलावा जो आपका वैदिक सभ्यता है किस नदी के किनारे, सरस्वती। कौन सी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो आपका है
इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को सुरक्षित करने के लिए कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन अजय चलाया गया था। यूक्रेन में फंसने के लिए कोई बता सकता है कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? कमेंट कीजिएगा, यूक्रेन वाला ऑपरेशन का नाम क्या था, है ना। करुणा वाला जो ऑपरेशन है ये आपका म्यांमार से संबंधित है, जो मोचा तूफान आया था, आप बताना मुझे। और हैती का भी कल बताया था, तो हैती से और यूक्रेन से सुरक्षित भारतीयों को इवैक्यूएट करने की जो ऑपरेशन थी उसके नाम क्या था बताइएगा। इनके अलावा लंबाडी नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। अगर आंध्र प्रदेश ऑप्शन में न हो तो तेलंगाना से काम चलाना। देवराय का युद्ध 1659 में हुआ था दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच। यह निर्णायक युद्ध साबित हुआ था और दारा सिकोह का पत्ता कट और औरंगजेब शासक। इससे पहले धर्मत की लड़ाई 1658 में हुआ था। मोटो सेम था, दारा सिकोह को पटखनी देकर खुद का सत्ता प्राप्त करना, क्योंकि जो औरंगजेब से क्वेश्चन और एग्जामिनर ने पूछा था कि कौन से मुगल बादशाह ने अपने बाप को ही कैद कर दिया था, तो वो भी औरंगजेब ही होगा। इनके अलावा एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे अधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा हैं, 7 शतक लगाए हैं। 6 शतक सचिन तेंदुलकर लगाए हैं, 5 शतक आपका रिकी पॉन्टिंग लगाए हैं ओडीआई इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के अंदर। बात है बाकी ओवरऑल अगर एक दिवसीय क्रिकेट में बात करेंगे तो विराट कोहली होंगे। अब देखिए जो बच्चे बार बार कल जो है अंडर 90 क्रिकेट क्या होता है, ओडीआई क्या होता है, T20 क्या होता है, टेस्ट क्या होता है, घरेलू चैंपियन क्या होता है, इंटरनेशनल प्रतियोगिता क्या होती है, अब ये भी नहीं समझ रहे हैं तो फिर आपकी जो है थोड़ी सी लेवल कमजोर है साहब। ठीक है, तो आइए बताता हूँ। देखिए यहाँ पर भी फिर आप मत पूछना, यहाँ देखिए क्या है, एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे अधिक, वर्ल्ड कप जो होती है ना 4 साल पे होती है, उस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक किसने लगाया? तो आंसर रोहित शर्मा है, नहीं तो फिर विराट कोहली होगा। अगर ओवरऑल एक दिवसीय क्रिकेट में बात करें सबसे ज्यादा शतक कौन लगाया तो विराट कोहली। दोनों बात ध्यान रखेंगे। रोहित शर्मा का जो टॉप स्कोर है 264 है, 257 आप कल लिख रहे थे, है ना। इनके अलावा टेस्ट क्रिकेट के एक ओवर में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? अपना जसप्रीत बुमराह, 35 रन बनाए एक ओवर में इंग्लैंड के खिलाफ। ठीक है, इनके अलावा फीफा वर्ल्ड अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2023 के विजेता स्पेन है, ध्यान रखेंगे। उप विजेता कोलंबिया है। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होती है? वर्षा के प्रक्रिया से होती है। वर्षा के प्रक्रिया से लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हो गया। अगर प्रक्रिया का नाम प्रॉपर पूछता है ना, तो लीचिंग प्रोसेस हो जाएगा, है ना, लीचिंग, जिसमें जो है मिनरल सरिस के नीचे चला जाता है। ठीक है, काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? लेटेराइट चट्टान, काली मिट्टी का निर्माण जब आपका आग्नेय चट्टान का विखंडन होता है, आग्नेय चट्टान से होता है अर्थात, है ना। आग्नेय चट्टान से किस मिट्टी का? काली मिट्टी का निर्माण होता है। लेटेराइट मिट्टी एक होता है, लेटेराइट बता दिए थे, लीचिंग प्रक्रिया से होती है। एक आपका जलोढ़ मिट्टी होता है। जलोढ़ मिट्टी का जो है नदी स्रोत है ना, नदियों से के द्वारा लाए गए मिनरल्स के द्वारा बनते हैं। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, खादर और बांगर। जो खादर होता है ये नवीन जलोढ़ मिट्टी है, जो बांगर है वो पुराना जलोढ़ मिट्टी है। ये कैसे होता है मैंने कई बार बता चुका है ना, कि भाई इस साल जो नदियों के द्वारा मिनरल्स लाया गया और जिस एरिया में मिनरल्स को पाट दिया गया वो हो गया नवीन जलोढ़ मिट्टी, और जहाँ पे नहीं, मान लीजिए इस एरिया में नहीं आया तो ये बांगर कहलाया और ये खादर कहलाया, अगर नदी ऐसे बह रही है तो। ठीक है भाई। इसके अलावा इंडिया में मिट्टी की आधार पे सबसे अधिक कौन सा है? तो सबसे अधिक जलोढ़ है, 44% के करीब है। दूसरे स्थान पे कौन सा हो जाएगा? रेड सॉइल है, लाल मिट्टी है, दूसरे स्थान पे 18% के करीब। तीसरे स्थान पे ब्लैक मिट्टी है भाई, है ना, ध्यान रखेंगे। ब्लैक मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है या रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है स्वपन भास दत्ता के लेखक कौन है? तो इसका नाम में ही छुपा है भास, तो ये भास ही लिखे हैं। बाद में की जो एनिशिएंट किताब है वो बुक सेक्शन में जाकर देखेंगे। हॉकी खेल में मैदान की लंबाई कितनी होती है? 91.4 मीटर होती है। चौड़ाई कितनी होती है सर जी? 55 मीटर होती है हॉकी खेल के अंदर। ठीक है, अवधि कितनी होती है हॉकी खेल की? 60 मिनट की होती है। कितने हाफ में खेले जाते हैं? 2 हाफ में खेले जाते हैं, नहीं 4 हाफ में खेले जाते हैं, ध्यान रखेंगे, ये 4 हाफ में खेले जाते हैं। इसके अलावा क्या आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया है? ईमानदारी, कल जो है मात्र 8 से 10 बच्चे यहाँ तक पहुँचे थे, यानी आप लास्ट तक नहीं पहुँचते हो। इसीलिए यह क्वेश्चन सिर्फ ये मकसद है कि आप यहाँ तक पहुँचे तभी तो यस और नो लिख पाओगे, नहीं पहुँचे ही नहीं तो कहाँ से लिखोगे। ठीक है भाई, जय हिंद दोस्तों। अगर आपको हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ले सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। शाम तक जो है हम क्लास 18 जरूर लेकर के आएंगे, ऐसा हम आशा करते हैं, अगर हम अभी से कुछ अन्य काम नहीं निकला तो। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।